हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो एक्चुअली डेडिकेटेड है आपके आंसर राइटिंग को लेकर के कि कैसे आप आंसर राइटिंग को और मजबूत कर सकते हैं। हमारे सामने जो कॉपी है वो एडुटेरिया के टेस्ट की कॉपी है। कल एडुटेरिया का टेस्ट हुआ था, उसके दौरान ही कुछ लोगों ने आंसर राइटिंग भी की है और जहाँ पे मैं हूँ, जिस ग्रुप में मैं भी सीखता हूँ पढ़ता हूँ, उसी ग्रुप की एक कॉपी है। चलिए कॉपी को देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को लिखा है, क्या कर सकते थे इसमें। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर के लिए क्या करेंगे, 38 नंबर के लिए क्या करेंगे, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। तो बिहार में चौथी कृषि रोड मैप करके एक क्वेश्चन था, सिंपल सा। स्टार्टिंग इन्होंने किया है कि बिहार में चौथी कृषि रोड मैप की शुरुआत 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनावरण किया गया, समय सीमा ये थी। तो बहुत शॉर्ट किया इन्होंने, ठीक है। 8 नंबर के हिसाब से आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है तो ये ओके ओके है, गलत नहीं है। उसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या है इसका। मुख्य उद्देश्य में इन्होंने कुछ पॉइंट्स को इसमें डाले हैं, कुछ और डाले जा सकते थे। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने लिखा है कृषि में उत्पादन उत्पादन वृद्धि। उसके बाद किसानों की आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा। उसके बाद कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन। उसके बाद कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन। फिर जलवायु परिवर्तन के लिए पूर्व सूचना एवं समाधान। छोटी छोटे किसानों के लिए समूहों का गठन। छोटे छोटे किसानों के लिए समूहों का गठन। तो इस प्रकार से इन्होंने मुख्य उद्देश्य इसके काउंट करवाए। अब मुख्य उद्देश्यों में फसल विविधीकरण, ठीक है, ये सब चीजें ऐड हो सकती थी। इसमें जो है आप और ऐड कर सकते थे पॉलिसीज, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें इंक्लूड हुई बहुत सारी, ठीक है। रोजगार वगैरह बहुत कुछ है इसमें। चलिए डाला था इन्होंने, काफी कोशिश भी लगभग लगभग कर दिया इन्होंने। चलिए फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पशुओं की देखभाल के लिए उचित व्यवस्था। अब देखिए जैसे आपने यहाँ तक बता ही दिया मुख्य उद्देश्य, यहाँ तक आपने जब मुख्य उद्देश्य बता ही दिया तो इसके लिए अब आप जो ये नया पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना कि आपने यहाँ से क्या स्टार्ट किया है, क्या बताना चाह रही है। तो क्या बताना चाह रही है इसका मतलब यहाँ पर एक हेडलाइन लगेगा, यहाँ पर एक और हेडलाइन, यहाँ पे हेड टॉपिक यहाँ पर डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं किस बारे में लिखने वाला हूँ, ठीक है। उससे सामने वाले को समझने में आसानी होगी। जैसे उन्होंने लिखा कि पशुओं की देखभाल के लिए उचित व्यवस्था, पशु अस्पतालों का निर्माण प्रत्येक पंचायत में। उसके बाद समावेशी विकास की योजना, महिलाओं के लिए कृषि क्षेत्रों में उचित व्यवस्था और जागरूकता लाना। लाभ इन्होंने फिर बताया कि उत्पादित फसलों में वृद्धि के आसार, पशुपालन के स्तर में करने, ठीक है। तो इन्होंने मेनली किस बात के लिए बात किया है, किस चीज पे बात किया है, उद्देश्य और लाभ पे बात किया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी क्या कर सकते थे, यहाँ पर भी ये उद्देश्य का ही पार्ट है, ये सब उद्देश्य का ही पार्ट है। तो जब आपको पता था कि बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके डाले जा सकते हैं तो आपको इस प्रकार का कोई भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आप पॉइंट वाइज इसको डील कर सकते थे। पॉइंट वाइज ही पूरा डील किया जा सकता था, अदरवाइज यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या डाला है। चलिए ठीक है, 8 नंबर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लाभ हो गया। निष्कर्षतः क्या इन्होंने लिखा है कि हम कह सकते हैं कि बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के काल में काफी प्रसार लेकर आएगा तथा सरकार को उचित आर्थिक बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने 8 नंबर के क्वेश्चन को इस प्रकार से डील किया है। तो सॉरी 7 नंबर है, ये 7 है। तो 7 में से इसको कितना नंबर मिलना चाहिए, इनको जो है कम से कम 3 नंबर इसको इसमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ करके अपना नंबर नहीं डालता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर लोग का मनोबल बढ़ता है। मनोबल जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो फिर उतना अच्छा नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इसको जो है जानबूझ के कम नंबर मिले ताकि वो और मेहनत करे और एक दिन जो है वो फिर बहुत अच्छा आंसर राइटिंग लिखने लगे। फिर उसको उसके कॉपी में भी दिखेगा, वो मेंस के एग्जाम में आपको जो है वो कॉपी में दिखेगा फिर इसका। चलिए तो 7/3 इनको मिलता है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि बिहार में वर्ष 2000 से पहले काफी खनिज संसाधन थे, परंतु मतलब इसका हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन को डील करना शुरू किया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन था कि बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों की संक्षिप्त चर्चा करें। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों की संक्षिप्त चर्चा करें। तो उन्होंने स्टार्ट किया है कि बिहार में वर्ष 2000 से पहले काफी खनिज संसाधन थे, परंतु आधुनिक समय में बिहार में कुछ प्रमुख खनिज का ही उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, एक तरीके से बढ़िया है, लेकिन आप पॉजिटिव में शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पूछ रहा है क्या, बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन। अगर आप इसको जो है पॉजिटिव में शुरू करते हैं, खनिज संसाधन, अगर आप पॉजिटिव में शुरू करते हैं ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपने कब अलग हुए, कब क्या हुआ, ये सब बात नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन। चलिए ठीक है, फिर भी ये चलेगा। इन्होंने एक मैप के माध्यम से समझाया। मैप देखिए, मैप जो होता है ना, ये कोशिश कीजिए कि ऐसा करके ये फ्रेम में इतना दूर तक मैप हो जाए, पूरा कॉपी मत लीजिए इसके लिए,
ठीक है, समय मतलब ये दिखाइए मत कि मैंने पूरा जानबूझ करके कॉपी भरा है। और ये 8 नंबर वाले में समय भी आपके पास कम रहता है, तो फास्ट में कोशिश कीजिए कि ऐसा बन पाए। चलिए, इन्होंने बहुत जगह पे बता दिया है, भभुआ में क्या, कैमूर में क्या, तो ज़्यादातर दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। इधर भी कुछ ना कुछ था, आपको इधर भी कुछ पॉइंट आउट करने थे। जैसे आप यहाँ पे बता सकते थे कि तेल क्षेत्र है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें होती हैं। आपको गंगा के किनारे वाला क्षेत्र बता देना था। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड किए जा सकते थे। उसके बाद मुख्य खनिज में इन्होंने बताया है, खनिज में सोना, यह जमुई क्षेत्र में मिलता है और इसका उपयोग आभूषणों के लिए बनाया जाता है। तो 40% आप लिख सकते थे, इसमें डेटा डाला जा सकता था। बॉक्साइट में यह मुख्यतः रोहतास मुंगेर क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य प्रयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में, ठीक है। उसके बाद चुना पत्थर रोहतास तथा कैमूर की पहाड़ियों में दिखता प्रयोग सीमेंट के निर्माण में, ठीक है, इसको कर सकते हैं। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट के बारे में उन्होंने बताया है। सोरा आतिशबाजी में निर्माण होता है, प्रमुख जगह मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सारण आदि क्षेत्रों में, ठीक है। चीनी मिट्टी बताया इन्होंने कि दिखता भागलपुर मुंगेर प्रयोग, और प्रयोग इसका क्या होता है, ताप भट्टी तथा क्रॉकी के सामान बनाने में। तो इस प्रकार से इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स में बता दिया कि कहाँ किसका चीज़ है, यहाँ पर कहाँ क्या क्या चीज़ें खनिज से मिलती है। उसके बाद खनिज से कई उद्योगों का निर्माण होता है, तो इन्होंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा खनिज के उद्योग से जो भी निर्माण हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग, शीशा, रासायनिक खाद, पत्थरों की मूर्तियां बनाना, आभूषणों के कारखाने, पेंट उद्योग, रबड़ उद्योग, तो ठीक है, चलिए चलेगा। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि यदि बिहार सरकार अपने क्षेत्र में खनिजों के उत्पादन तथा इससे बने उत्पादों के लिए एक अच्छी पहल शुरू करे, अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर यहाँ के लोगों की बेरोजगारी कम कर सकता है, ठीक है। मतलब एक फ्यूचरिस्टिक बात इन्होंने किया है, फ्यूचरिस्टिक बात करना जरूरी होता है, ठीक है, वे फॉरवर्ड करते समय, क्योंकि वे फॉरवर्ड निष्कर्ष करते समय। और निष्कर्ष का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपका व्यू क्या है इसके ऊपर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है आपका क्या यहाँ पर। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज ए अधिकारी आपको लिखना होता है। आप अगर अपने ऑफिस में होंगे, अपने कार्यालय में होंगे, तो आप किस प्रकार से जो है चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे अपने निष्कर्ष को डालेंगे, क्या आप सोचते हैं तुरंत उसके बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ पे डालनी होती है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही रहना है निष्कर्ष में, ज़्यादा जो क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी को जो है सॉल्यूशन वाले पॉइंट में आपको सॉल्यूशन बताते हुए निष्कर्ष को बताना, अंजाम देना है। चलिए, बढ़िया था इनका 8 आउट ऑफ, इनको अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो इनको जो है आराम से 3.5 मिल जाएगा। नेक्स्ट, एल नीनो एवं ला नीनो, ये क्वेश्चन था, क्या है मतलब, ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन का फ्रेमिंग कर दिया गया, एल नीनो एवं ला नीनो। मतलब इसमें अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत आती है। इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं कि सिर्फ एल नीनो और ला नीनो लिखा है, तो करेंगे क्या इसमें। तो एल नीनो और ला नीनो को पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा है क्या, ठीक है, ये डिफाइन करना पड़ेगा दोनों को। एल नीनो ला नीनो दोनों अलग घटनाएं हैं, तो इन्होंने देखिए क्या किया है, इसको अंतर के रूप में समझाया। चलिए बात करते हैं इस पे, कॉपी पे आते हैं। तो एल नीनो एवं ला नीनो को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद इनकी जो है अवस्थिति, इनके जो है अवस्थिति को थोड़ा समझा सकते हैं कि कहाँ कैसे निकलती है, उत्पन्न कैसे होती है, कारणों को, उत्पत्ति के कारण, सीधा समझिए उत्पत्ति के कारण। अगर कुछ ना पूछे क्वेश्चन में तब ये करना है डायरेक्ट, अगर ऐसा रहे एल नीनो ला नीनो, तो उत्पत्ति के कारण बता दीजिए, इसके प्रभाव बता दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा भारत में लिखता है तो भारत पे प्रभाव, ठीक है, नहीं तो भारत को साथ साथ लेकर के आप अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो भी इसके हैं उसको आप डाल सकते हैं, तो प्रभाव इसको डाले जा सकते हैं। और लास्ट में अगर 38 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो फिर आप इसमें जो है इसके चुनौतियों को डाल सकते हैं, किस प्रकार से ये नकारात्मक, ठीक है, चुनौतियों में आप किस प्रकार से नकारात्मक ये असर डालता है वो डाल सकते हैं। तो सकारात्मक नकारात्मक आप इसमें डाल करके लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। देखते हैं इन्होंने कैसे क्वेश्चन को डील किया है। इन्होंने लिखा है कि एल नीनो और ला नीनो दोनों एक प्रशांत महासागर में होने वाले पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं, जलवायु घटनाएं हैं। एल नीनो और ला नीना ENSO के विपरीत भाग है, चलिए ठीक है। इसके कारण समुद्र के तापमान में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अंतर इन्होंने बताया कि एल नीनो ला नीनो में मध्य, पहले इन्होंने एल नीनो का बताया कि मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को गर्म करने वाला कारक होता है ये। प्रशांत क्षेत्रों में तूफान का अधिक आना, एल नीनो की घटना पहले होती है। लिखा है इन्होंने कि एल नीनो की घटना पहले होती है। भारत में ये कम वर्षा का कारण बनता है, सूखा लिख सकती थी यहाँ पर। उसके बाद आर्थिक प्रभाव में भी, आर्थिक प्रभाव में कमी, व्यापारिक हवाओं का कमजोर होना भी यहाँ पर एक कारण है। तो एल नीनो में क्या होता है, ये सब घटनाएं इन्होंने बता दी। अब ला नीनो के बारे में समझाया इन्होंने कि मध्य और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को तथा समुद्री तापमान को ठंडा रखने वाला
ठंडा रखता है। उसके बाद प्रशांत क्षेत्रों में तूफान को कम आना। एल नीनो की घटना एल नीनो के बाद होती है, ला नीनो की घटना जो है एल नीनो के बाद होती है। भारत में अधिक वर्षा का कारण बनती है। अधिक प्रभाव में वृद्धि, क्या लिखा है, अधिक आर्थिक प्रभाव में वृद्धि, कमी, व्यापारिक हवाओं का तेज होना। ठीक है, वो तो आर्थिक प्रभाव भी इससे होते हैं और व्यापारिक हवाओं का तेज होना इन्होंने ये बताया। चलिए ठीक है, 8 नंबर के हिसाब से इतने पॉइंट्स आप लिख रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है मत्स्य पालन में इसका कारण कमी होती है, यहाँ कमी हो रही है। फिर इधर इन्होंने बताया कि घटनाएं दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में, और समय जो है ये बताया इन्होंने। ठीक है, कोशिश किया है कि कैसे भी डिफाइन करते हैं। देखिए पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा इन्होंने भी कोशिश किया। तो यहाँ पर नीचे बताना होता है, ऊपर नहीं। यहाँ ऊपर लिखने से नहीं पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है, तो इसको जो है आप नीचे बना सकते हैं। यहाँ नीचे लिख देंगे एल नीनो ला नीनो जो भी लिखना है। चलिए निष्कर्षतः इन्होंने लिखा कि हम कह सकते हैं कि एल नीनो नालिनो दोनों जलवायु घटनाएं दुनिया भर के मौसम और जलवायु में साल दर साल बदलाव ला करके तापमान में वृद्धि या कमी कर क्षेत्रों को प्रभावित करती है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट इसमें डाल करके एंड करते तो ज्यादा ठीक रहता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बढ़िया है। अगर एग्जाम हॉल में इतना भी याद रह जाता है फिर इनफ है। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 नंबर की कोई भी 4 नंबर से कम कोई नहीं दे सकता इसमें। ठीक है, अगर मूड मूड पे डिपेंड भी होता है। अगर मूड बहुत अच्छा है तो फिर तो 5 भी मिल सकते हैं इसमें। अब किसी का मूड खराब है तो 3 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बिहार में पर्यटन के क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें और पर्यटन उद्योग के विकास के लिए बिहार सरकार के प्रयासों को भी लिखें। ठीक है, ये बिहार को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा है कि बिहार ऐतिहासिक काल से ही अपने पर्यटन के लिए विश्वविख्यात है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। तो कितना कर सकते थे? यहाँ पर एक डेटा है 6 मिलियन। ठीक है, प्रत्येक साल बिहार में इतने लोग आते हैं, तो ये डेटा डाला जा सकता है यहाँ पर। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट इंट्रो। ठीक है, अब देखिए क्या इन्होंने लिखा है कि आते हैं वर्णन है पर्यटक स्थलों का। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि मेगास्थनीज की इंडिका में, हिंसा की सैरकी में, मतलब यहाँ यहाँ वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने कोशिश किया बताने का। उसके बाद यहाँ प्रत्येक धर्म के लिए ऐतिहासिक स्थल, जैसे बौद्ध धर्म के लिए संबंधित पर्यटन स्थल गया का इन्होंने बहुत से यहाँ पर पहले स्टार्ट किया है। जल जल प्रपात आदि। अच्छा, जल प्रपात को इन्होंने ऐसे समझाया कि यहाँ पे जल प्रपात है जो कि एक घूमने फिरने की जगह हो सकती है। पूर्वी चंपारण का केसरिया स्तूप। ठीक है, वैशाली जहाँ बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिया। बोधि वृक्ष, विक्रमशिला नालंदा ऐतिहासिक आपका जगह। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल, पावापुरी, जल मंदिर, ये सब। ठीक है, हिंदू धर्म के स्थल घूमने लायक, तो इसमें रामायण सर्किट का बात कर सकते थे। रामायण सर्किट, जो सर्किट्स बनाए जा रहे हैं ना, उसकी चर्चा इसमें खास करके करनी है, क्योंकि ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है और बिहार की ये प्रमुख अभी जो है योजनाओं में से एक है कि किस प्रकार से जो है बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, गांधी सर्किट, मुस्लिम सर्किट। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। अब इसमें नई नई चीज़ों को भी ऐड कर सकते थे, बहुत कुछ ऐड होने लायक इसमें दिख रहा है। आप इसमें जो है आप इसमें चिकित्सा मेडिकल को भी चिकित्सा पर्यटन को भी डाल सकते थे। चिकित्सा पर्यटन को यहाँ पर जो है पटना का जो क्षेत्र होता है, पटना का क्षेत्र खास करके नेपाल से लोग आते हैं यहाँ, और काठमांडू से आपके भूटान से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। चलिए इस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पर। और मुस्लिम धर्म से इन्होंने जोड़ दिया है, हिंदू धर्म जोड़ दिया है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश की गई है, जो कि 8 नंबर वाले में आपको नहीं इतना करना है। ठीक है, इतना समय आपके पास नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि आपको बहुत कम टाइम में, ठीक है, क्वेश्चंस को सजा करके और लगभग लगभग डेटा को डालने पड़ते हैं। ठीक है, इतना भी नहीं है कि आपको जितना याद है आप सभी डाल देंगे। ये यहाँ पर यही कोशिश की गई है कि जो जो याद था सब डाल देंगे। उसको करने के चक्कर में आपका जो है ईगो हर्ट हो रहा है, उसके चक्कर में ये मत करिए। ठीक है, ये करने से आपका टाइम चला जाएगा। शॉर्ट में आपको करना था, जल्दी जल्दी रामायण सर्किट समझा देना था, यहाँ पर ऐसे समझा देना था, जल्दी जल्दी, मतलब पॉइंट वाइज इसको समझा करके क्लियर करना था। ये समय देने वाला क्वेश्चन नहीं है बहुत ज़्यादा। चलिए इन्होंने बहुत टाइम लिया है इसके लिए, 8 आउट ऑफ हम इसको 4 कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनका। जैविक खेती को लेकर के क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कहाँ है, हाँ जैविक खेती, सिंपल यही क्वेश्चन है, जैविक खेती। अब जैविक खेती फिर से वही वाली बात हो गई, एल नीनो ला नीनो, सिंपल सा एक क्वेश्चन था, फ्रेमिंग कर दिया गया टॉपिक पे ही। यहाँ पे भी वैसे ही जैविक खेती कर दिया गया। जैविक खेती से क्या तात्पर्य, इन्होंने लिखा कि जैविक खेती कृषि प्रणाली का अत्याधुनिक रूप है, ये सभी प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल कार्य कर इसको सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए ठीक है, चलेगा 8 नंबर के लिए। जैविक खेती की आवश्यकता क्यों, ठीक है, तो इन्होंने पहले तो आवश्यकता से डील किया, तो एक काम यहाँ कर सकते हैं, कॉपी बचाने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा सा नीचे से लिखा जा सकता था यही चीज को, ठीक है, ताकि भूमिका अलग दिखे और आपका सेकंड पार्ट अलग दिखे। इन्होंने आवश्यकता क्यों क्यों कैसे लिखा है, लिखा है फसल चक्र को बढ़ावा देने के लिए, पहला कीट और रोग नियंत्रण, पर्यावरणीय पौधों और फसलों को बचाने के लिए, थर्ड वन कृषि कृषि क्षेत्र को, अच्छा कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक रखने के लिए, कृषि क्या लिखा है इन्होंने, फिर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक खाद के माध्यम से, मतलब उर्वरता बढ़ सकती है, जो जो इसकी आवश्यकता है, ठीक है, उसको डाला गया यहाँ पर। आवश्यकता तो बहुत कुछ थी इसमें, और कुछ डाला जा सकता था, जैसे इकोनॉमी जो है आपका वो ग्रो करेगा, तो वो तो आवश्यकता पूरी है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, तो वो अब आवश्यकता है, ठीक है। और किसानों की आय, किसान समृद्धि, फसल विविधीकरण, बहुत तरह की चीजें हैं जो इसमें डाली जा सकती है। चलिए देखते हैं, बात करेंगे आगे। उसके बाद जैविक खेती से होने वाले लाभ, पर्यावरण के लिए बेहतर, जैसे शुद्ध पानी, स्वास्थ्य, इन सब पे काम करेगा। मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर, किसानों की खेती के लिए बेहतर, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा। देखिए इन्होंने कीवर्ड को यूज़ किया, उसको अंडरलाइन किया, ऐसे अंडरलाइन करना है ताकि जो आपने मेहनत किया है उसको आप बता पाएंगे, अच्छा ये मैंने मेहनत किया है सर, इस पर ध्यान दो आप, ठीक है, ये सामने वाले को बताने की कोशिश चल रही है, बढ़िया है, ये ऐसे करना है। खनिज, विटामिन का फसलों में वृद्धि आदि, ये सब हो सकता है। जैविक उत्पाद भारत में लेकर के किस प्रकार से जैविक उत्पाद की चल रही है बात, तो इन्होंने चाय कॉफी को बता दिया, चावल दाल गेहूं, सूखे मेवे सब्जियां गन्ना, ठीक है। खास करके बिहार की अगर बात कर लेते तो ज़्यादा इसमें अच्छा हो जाता, बिहार में अगर कहीं कुछ दिखता है जैविक खेती से संबंधित तो उसको डाला जा सकता था। चलिए, सिक्किम पूर्व यूरोपियन जैविक खेती, तो सिक्किम के बारे में लिख दिया कि फर्स्ट था वो 100% वाला। उसके बाद भारत द्वारा जैविक खेती के फसलों को निर्यात निम्न देशों में भी होता है, कनाडा, अमेरिका, ये सब। फिर से उन्होंने ये गलती करने की कोशिश की, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना 8 नंबर वाले में। कह रहा है कि जैविक खेती को केंद्रों का निर्माण, जैविक खेती के केंद्रों का निर्माण, 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती का निर्माण किया गया, 2022 में इसे NEONF का नाम दिया गया, 2001 में सर्वप्रथम शुरुआत। जैविक खेती के केंद्रों का निर्माण, अच्छा इसमें इन्होंने ऐसे लिखा है। उसके बाद बिहार में जैविक खेती की पहल क्या है, तो इन्होंने जैविक कॉरिडोर की बात की, जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उचित जैविक बीजों का किसानों के बीच देना, ठीक है, पॉइंट ठीक है, इसमें पॉइंट ठीक है, नंबर मिलेंगे इस पे पॉइंट पे। और इन्होंने कोशिश किया बिहार की भी चीज़ों को संदर्भ को डालें, बिहार का थोड़ा ज़्यादा डालना था, कोशिश करना था, बिहार को कोशिश कीजिए इसमें कि कैसे जो है अगर हम जैविक खेती करते हैं तो बिहार में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, प्रॉब्लम्स को काउंट करवाइए, फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दीजिए, ठीक है, उसी प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन दे दीजिए, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बिहार को लेकर के बात कर रहा है। तो बिहार में क्या है, जैविक खेती को आप किससे कनेक्ट करेंगे, कृषि से कनेक्ट करेंगे। कृषि में किस प्रकार से 16% आपके एडुटेरिया वाले डेटा में लिखा हुआ है, 16% योगदान करता है जीडीपी में, तो जीडीपी में 16% योगदान करता है, उसमें भी जो है हमारा बढ़ने की आवश्यकता है, ये बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे ना कि बढ़ना है, ठीक है, किसानों की आय दोगुनी होनी है। निष्कर्षतः क्या कह रहा है इसमें कि जैविक खेती एक स्थिर स्थिर कृषि तीव्र है, तेज क्षेत्र है, जो पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, किसानों तथा मिट्टियों की उर्वरता की वृद्धि करने के लिए सहायक होती है। भारत सरकार की ये पहल काफी सराहनीय साबित होगी, ठीक है, मिलेगा इस पे नंबर है, ठीक है, नंबर मिल सकता है। कंटेंट यहाँ पे डाला गया है और कोशिश की गई है लगभग सभी चीज़ों को ऐड कर सके इसमें। इसमें नकारात्मक पॉइंट भी अगर थोड़ा सा डाल सके तो डाल सकते थे, नकारात्मक थोड़ा सा डाला जा सकता था, क्योंकि कहीं आपसे ये नहीं पूछा है कि इसके जो प्रमुख इन बातों पे बात करें या सकारात्मक बातों पे बात करें, लिखे। नकारात्मक में कुछ पॉइंट्स लिखे जा सकते थे, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया जा सकता था कि श्रीलंका जो है अचानक इस पर शिफ्ट होने की वजह से जो है उसकी इकोनॉमी क्रैश कर गई, ठीक है। अब ये होता है ना कि जैसे अभी आपकी पॉपुलेशन है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आपको उसको कंट्रोल करने के लिए जैविक खेती पे अगर आप शिफ्ट करते हैं तो फिर आपके पास अल्प मात्रा में जो है उत्पादन हो पाएगा, कम हो पाएगा, क्योंकि ये तीव्र विकास नहीं करता है बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि आज लगाया आपने और आपको नेक्स्ट मंथ में जो इसका रिजल्ट दिखने लगे, तो समय लगता है इसमें, एक लॉन्ग
ये प्रोसेस है। तो इस लॉन्ग प्रोसेस के दौरान आपको जो है समय लगेगा, और जब समय लगेगा और अच्छा भी होगा बाद में, लेकिन जो इम्पैक्ट करेगा तुरंत में, वो जनसंख्या को बढ़िया से ये खाना नहीं खिला पा सकता, क्योंकि जनसंख्या की ये पेट नहीं भर सकती। तो ये सब प्रॉब्लम्स है इसके लिए। कार्यान्वयन में तेजी, ये सब ठीक है। सरकार की पॉलिसीज का लेट से इम्प्लीमेंट होना, बहुत सारे कारण है जो नकारात्मक में जाएंगे। चलिए ठीक है, 8/4 कर सकते हैं इनको। खाद्य प्रसंस्करण एक क्वेश्चन था, खाद्य प्रसंस्करण वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे क्या था। क्वेश्चन था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। क्या आप इससे सहमत हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है? इस उद्योग से संपूर्ण विकास में मौजूद बाधाओं को भी चिन्हित करें। तो यही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने कैसे डील किया है। सबसे पहले तो कारक को इन्होंने लिखा, जो कि क्वेश्चन की ही एक कीवर्ड के रूप में आप देख सकते हैं उसको। चलिए पहले इंट्रो देख लेते हैं इनका। कह रहे हैं इन्होंने लिखा कि खाद्य प्रसंस्करण पुरातन काल से चली आ रही एक ऐसी विधि है जिसमें कटे हुए फसलों, धूप में सुखाना, नमक के साथ संरक्षित कर लंबे समय तक रखना, पशु उत्पादों से प्राप्त पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए तथा उन्हें बाद में उपयोग के लिए संरक्षित रखने से है। तो इन्होंने कोशिश किया है कि डिफाइन कर दे, ऐतिहासिक चीजों से इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, इसमें क्या कर सकती थी, इसमें जो है आपका खाद्य प्रसंस्करण जो विभाग है आपका, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि किस प्रकार से आप इसमें जो है कैसे कहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्कृत कैसे किया जाए, या फिर उसके क्या फायदे हैं, उसके लिए एक डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उसको यहाँ पे डाला जा सकता था। ठीक है, फिर भी ओके। उसके बाद कारक क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। सबसे पहला कारक तो ये है कि नजदीकी क्षेत्रों में कच्चे माल की खाद की उपलब्धता परिवहन लागत कम होने से तथा उत्पादों की ताजगी बने रहने से है। भारत का क्या है संसाधन, उचित खनिज युक्त मिट्टियां, मछली पकड़ना, लंबी तटीय रेखाओं वाले क्षेत्र। मतलब भारत का जो है यहाँ पर संसाधन नहीं लिख करके, संसाधन नहीं लिख करके भौगोलिक दशा लिख सकते थे इसको। ठीक है, भौगोलिक दशा। तो उसके वजह से भी जो है यहाँ पर है मछली, मिट्टियां ये सब होती हैं, रेखाएं हैं, इसकी वजह से भी। चलिए, श्रम में इन्होंने लिखा कि कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बाजार, बाजार क्या है, उद्योग क्षेत्रों में जहाँ उत्पादों की मांग हो। पलायन, बेरोजगारी के कारण लोग गांव से बाहर शहर की ओर। तो कारक लिखना है आपको। कारक में ये सब नहीं लिखना है। कारक क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कारक। कारक का मतलब ये हुआ कि अगर आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना है तो किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन ये है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना है तो निम्न कारक क्या होंगे, कारक कौन कौन से होंगे जिसके वजह से आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर लग सके और ये आगे बढ़ सके, ठीक है, वृद्धि कर सके। चलिए, तो उसमें कारक में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि श्रम मिल जाए, ये ठीक था। कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी ठीक था। भारत का संसाधन, अच्छा संसाधन ये क्यों डालेंगे यहाँ पर, कारक पूछा है आपसे। कारक में लिखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं क्या, उसके बाद कर सकते हैं एफडीआई। ये कारक है ना, इसके वजह से 100% अभी अभी 100% एफडीआई मिलता है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। तो ये कारक है, जिम्मेदार कारक है, जिसके वजह से कहीं भी उद्योग अगर लगता है तो इनको ये मिलेगा, एफडीआई आ सकती है। ठीक है, तो इस पर ये काम करता है। उसके बाद कारक क्या है, सब्सिडीज मिलती हैं, ये कारक है। ठीक है, पूंजी का आवश्यकता होना, तो पूंजी यहाँ पर अगर मिल रहा है तो ये आपका कारक होगा। ठीक है, ये सब कारक होंगे। बिजली, बिजली, ठीक है, ये सब कारक हो सकते हैं, जिम्मेदार कारक, जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करेगी। उसके बाद एक चीज और, जन जागरूकता। जन जागरूकता भी कारक है। अगर किसी को अगर लग रहा है कि हाँ इस क्षेत्र में जो है अब जागरूक ही नहीं है लोग, तो इन्वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। इन्वेस्ट करने के लिए जागरूक होना जरूरी है, समझ में आना चाहिए, चीजें जरूरी हैं कि आखिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कैसे भारत में जो है तेजी से काम कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या है इनमें कॉपी में। सरकारी पहल इन्होंने लिखा, एफडीआई आकर्षित कर रहा है। अनुकूल मौसम, ये कर सकते हैं, अनुकूल मौसम भी ठीक था इसमें। पॉइंट एक, योजनाओं में इन्होंने बताया है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें बताया इन्होंने, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण पहल योजना, श्री अन्न जैसी योजना, मेगा फूड पार्कों की स्थापना, बाजार की उपलब्धता, खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन, बूचड़ खानों में आधुनिकरण, बूचड़ खानों का आधुनिकरण, कोल्ड चेन का निर्माण। ठीक है, ये सब पॉइंट्स डाले जा सकते थे कंटेंट को एनरिच करने के लिए। चलिए ठीक है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण में बाधाएं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बाधाएं कौन कौन से हैं।
चलिए इसमें क्या है, इसमें पॉइंट्स कि खाद्य संस्करण में बाधाएं कौन कौन से हैं। तो पहला बोल रहा है छोटे जोत छोटी कंपनियां। ठीक है, छोटे जोत का मतलब किसानों का जोत का आकार जो है वो छोटा है। छोटी कंपनियां मतलब कंपनियों के अंदर पूंजीगत बाधाएं दिखती है। कुशल मजदूर श्रम का ना होना। ठीक है, अच्छी प्रयोगशालाओं का ना होना। उसके बाद अच्छी परिवहन सुविधा ना होना, व्यापार का अभाव, गुणवत्ता में कमी, नई तकनीकों का अभाव, ऊर्जा की कमी, ये सब चीजें, ये सब कमी इसमें दिख रही है। खाद्य प्रसंस्करण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग, ये पॉइंट डालने की यहाँ पर क्या जरूरत थी। चलिए देखते हैं क्या इसमें रोजगार सृजन का मतलब, ये लाभ को इन्होंने लिखना चाहा था तो लाभ को यहाँ पर ऐसे लिख करके भी बता सकते थे। रोजगार सृजन में खाद्य उद्योग में रोजगार में बेरोजगारी दर कम होगी, आर्थिक विकास होगी। खाद्य सुरक्षा पहल, विदेशी मुद्रा अर्जन हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था, और इन्होंने निष्कर्ष लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस पर अत्यधिक प्रभाव है क्योंकि भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई है, परंतु देश के जीडीपी में इसका योगदान नाम मात्र का रह जाता है क्योंकि यह उचित व्यवस्थाओं तथा आधुनिक तकनीकों की कमी है। ठीक है, भारत में इन्होंने पूरा पैराग्राफ बना दिया। भारत में काफी राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि कृषि आधारित राज्य है। गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, तब उड़ीसा के मत्स्य उत्पादन राज्य। ठीक है, बिहार का कॉन्टेक्स्ट जरूर डालना था, बिहार का कॉन्टेक्स्ट तो डालना ही डालना था। ठीक है, बिहार का कॉन्टेक्स्ट डालना था जिसमें जो है आप मखाना बोर्ड इन सब चीजों को डाल सकते थे। चलिए ठीक है, निष्कर्ष में इन्होंने इस बात को लिखा है कि हम कह सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण भारतीय अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि वरन बेरोजगारी को भी कम करे दुनिया के भर के। ठीक है, तो ये ठीक है, चलेगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में इनको कम से कम इसमें 20 नंबर मिल सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ से। देखिए उस पीछे वाले जो क्वेश्चन में थोड़ा सा उधर हम चाह रहे थे एक बार और देखना। इस क्वेश्चन में जो किया है इन्होंने, जो जहां पर इनको जरूरत था करने का, क्या कर सकते थे नहीं कर सकते थे, थोड़ा बात करेंगे इस पे। खाद्य प्रसंस्करण तो ठीक है, इन्होंने लिखा इस टाइप से, यहाँ तक तो ठीक था। इधर जो है मैंने कारक भी बताया कि कारक किस प्रकार से ऐड हो सकते थे इसमें। योजनाओं को इन्होंने समझा दिया, तो योजनाओं को यहाँ पर समझाने से अच्छा था आप यहाँ पे क्या करते, आगे जाकर के एक चीज लिख सकते थे, आगे की राह। ठीक है, वे फॉरवर्डिंग करने का जो यहाँ पर जो तरीका था, जो आपको करना था वे फॉरवर्डिंग इस क्वेश्चन में, उसमें जो है आप इन बातों को डाल सकते थे, योजनाओं को। ठीक है, यहाँ पे 2-3 योजनाओं को डाल करके बंद कर देते, कोई बात नहीं। चलिए कोशिश हुआ है। उसके बाद बाधाओं को उन्होंने लिखा है, तो बाधाओं को पॉइंट वाइज डील कर लिया है। थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि बाधाओं को आपके क्वेश्चन में ही बोला गया है, कि आपके क्वेश्चन में ही बोला गया है डायरेक्टली कि इस उद्योग के संपूर्ण विकास में मौजूद बाधाओं को चिन्हित करें। तो चिन्हित करने का मतलब कि आपका एक बॉडी पार्ट बनेगा बड़ा। ठीक है, बॉडी पार्ट बनेगा ये बाधाएं, और बाधाओं को एलिब्रेट करना था। अगर पॉइंट आपने लिख दिया है तो पॉइंट को ही कम से कम आपको 4-5 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में लिखना था, डेटा इसको पुट करने थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, शॉर्ट में 8 नंबर की तरह इसको डील कर लिया है। देखिए ये सब। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण के लाभ को लिख करके, जब लाभ आपसे नहीं पूछा है, जो चीज़ ना पूछे ठीक है उसको छोटा कोशिश कीजिए कि शॉर्ट में हम कर लें। ठीक है, जो चीज़ पूछे उसको लॉन्ग में दिखाना जरूरी है क्योंकि वो बॉडी का मेन पार्ट है। रोजगार सृजन बताया इन्होंने, खाद्य सुरक्षा पहल, विदेशी मुद्रा अर्जन, यही काम आपको करना था इसके बाधाओं में, ये वाला काम। चलिए फिर इन्होंने क्या किया है नेक्स्ट में, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, पैराग्राफ बनाने की कोशिश की। इनको नंबर जो है ना थोड़ा कम मिलना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया इसमें। ठीक है, डिमांड फुलफिल हो जाती है तो फिर चीज़ें सही लगती है। 17 नंबर 16 नंबर काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए इनको मिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों तथा इसकी क्रियाविधि को लिखें, साथ ही भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन को डील करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कितनी बातें हैं।
हर बात के लिए आपके पास पॉइंट होने चाहिए और उसके लिए आपके पास छोटा-सा एक आपका फ्रेमिंग किया जाना, मतलब कि आपकी भूमिका बनानी है हर जगह पर छोटे-छोटे क्वेश्चंस की। भूमिका मतलब हेडलाइन, सॉरी भूमिका नहीं, हेडलाइंस बनाइए, भूमिका बनाना नहीं बनाना 38 नंबर में थोड़ा-सा, ठीक है, 38 नंबर के लिए देखेंगे। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक, कारक को आपको लिखना है, इसकी क्रियाविधि को लिखना है आपको, साथ ही भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो 3 यहाँ पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंतर्गत दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इन्होंने डील कैसे किया, क्या यूज कर सकते थे, क्या प्रयोग इसमें नई चीजें क्या ऐड हो सकती थी। इन्होंने लिखा कि भारत की मानसून प्रणाली इसकी प्रकृति और इसकी जलवायु को काफी प्रभावित करती है। मानसून किसी भी विशेष क्षेत्र में चलने वाली पवनों की दिशा में एक मानसून कहलाता है। भारत मानसून की, यहाँ से जो स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ से करना था इसको, पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ जब चेंज करते हैं ऐसे चेंज होता है, यहाँ से ऐसे, ये वाला ठीक है, ये गलत है। इन्होंने क्या किया, भारतीय मानसून की शुरुआत मई में अंतिम सप्ताह तक जून से पहले सप्ताह होती है। मार्च अप्रैल के बाद जब सूर्य किरणें पृथ्वी की सतह पर उत्तरायण तक स्थिति में पड़ती है। तो ये कोशिश किया इन्होंने कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। फिर है कि मानसून का सिद्धांत दिया गया है, तो इन्होंने सिद्धांत को बताया कि किस किस ने सिद्धांत क्या क्या दिया है। मानसून भारतीय, ऐसे मानसून नहीं सिर्फ बताना था, भारतीय मानसून बताना था, ठीक है। भारत की मानसून पर 3 व्यक्तियों के सिद्धांत। अब जब आपने लिख ही दिया सिद्धांत तो उसके आगे आगे लिख भी दीजिए ना कि किन्होंने दिया, कैसे दिया, मतलब किन्होंने दिया, क्या बोला, थोड़ा सा पॉइंट में अगर आप इसको समझा देते तो थोड़ा ठीक रहता। उसके बाद ये आपने कोशिश किया है कि हम समझा दें भारतीय मानसून की प्रकृति कैसे आती है, कैसे जाती है। वायुमंडलीय कारक क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन में क्या डिमांड थी, क्वेश्चन में कहा गया था कि इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक। तो इन्होंने पहले वायुमंडलीय कारक से समझाया, फिर भौगोलिक कारक से समझाया, ऐसे करके देखते हैं क्या क्या इन्होंने डील किया। आईटीसीजेड का दक्षिण की ओर विस्थापन, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव का तिब्बत के पठार से हिमालय की ओर बढ़ना, तापमान, उसके बाद हवाओं का दबाव, अल नीनो ला नीनो वाली घटनाओं का होना, ठीक है। तो वायुमंडलीय कारक इन्होंने इस प्रकार समझाया। भौगोलिक कारक को क्या बताया इन्होंने, हिमालय, पश्चिमी घाट, समुद्री धाराएं, पठार, विषुवतीय रेखा, ठीक है। तो ये कंडीशन इन्होंने बताया कि ये सब जिम्मेदार कारक है। अन्य कारक में उन्होंने बताया मिट्टी की नमी, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ठीक है। मतलब अगर इन्होंने कोशिश किया, एक पेज में ये सब खत्म हो सकता था, बहुत ज्यादा इसको भौगोलिक कारक इतना ज्यादा नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए 3 पेज 3.5 पेज डाल देते हैं 38 नंबर के लिए, मैक्सिमम 4 पेज तो बहुत होता है। भारतीय मानसून की निम्न विशेषताएं क्या है, मौसमी वर्षा इन्होंने समझाया कब से कब तक, मानसून का अचानक आना, चलिए इन्होंने फिर लास्ट में डिस्कस कर दिया। इसका मतलब इनको जो है बहुत ज्यादा समय इस पर मिला नहीं है। क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अंदर लास्ट बातें क्या थी कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताओं को भी लिखें। विशेषताओं को लिखना था तो थोड़ा सा आपको खींचना था पॉइंट्स को, विशेषता इन्होंने ऐसे से समझा दिया है, 2 ही पॉइंट में इन्होंने विशेषताएं बता दी। लास्ट में निष्कर्ष इन्होंने कर दिया कि हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून के लिए पश्चिमी घाट तथा भौगोलिक कारण हैं, ये सभी प्रकार के कारकों से प्रभावित है। इसका एक जटिल प्रणाली है, इसका एक जटिल इसकी होगा इसकी एक जटिल प्रणाली है, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हालांकि इससे विशेषताओं को समझकर इनके प्रभाव को कम करने और लाभ उठाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है तो इनको इस पे 18 से 17 नंबर मिल सकता है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन डील किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं कंटेंट वाइज, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए वो अपने हिसाब से कॉपी को देख देख करके समझना है, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी को भी जो है, टॉपर्स की कॉपी को भी देखते रहिए ताकि उसे क्लियर हो सके कि आपको क्या ऐड करना चाहिए अपने कॉपी में, क्या हटाना चाहिए, कैसे वो उन्होंने क्वेश्चन लिखा था, कैसे डीलिंग की थी। और कोशिश हमेशा ये करना है कि जब भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो अपना एक छोटा सा, जो आपको मैंने ये बोला, जैसे आपने क्या किया, इसका अपना एक छोटा सा हेडलाइन बना दिया ऐसे करके। तो ये हेडलाइन बनाना जरूरी है, जो पूछा जाए उसके लिए हेडलाइन बनाना जरूरी है, क्योंकि पता चलता है ना इससे कि आपने क्या लिखा है, किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या पूछा गया था आपसे, सब कुछ पता चल जाता है उससे, ठीक है। ये जरूरी है कि जब भी नया कुछ लिखे तो उसके ऐसा एक बॉक्स बना ले जैसे इन पे दिख रहा है। चलिए ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने से ही कंटेंट लिख पाएंगे। अगर मान के चलिए आपने पढ़ाई नहीं की होती, समझ में नहीं आया होता, कहीं से डेटा उठा करके लिख रहे होते सिर्फ आप, तो क्या लिख पाते, ठीक है, क्या लिख पाते आप। अगर आपको अभी अगर चीटिंग वीटिंग करते हैं अगर कोई, ठीक है, तो अभी तो कर लेंगे चीटिंग, कोई बात नहीं, कॉपी अच्छी लगेगी देखने में। लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं, समझते नहीं, याद नहीं करते, तो बाद में यही चीज़ें आप कॉपी पे नहीं लिख पाएंगे एग्जाम के हॉल में, ठीक है। एग्जाम के हॉल में आपको नहीं ये सब कॉपी लिख पाएंगे आप। तो उसके लिए पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, तभी जा करके सब कुछ हो पाएगा, लिख पाएगा कॉपी।
थैंक यू सभी को। वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग किसी और अलग दूसरे वीडियो में, टॉपिक्स में। तब तक के लिए स्टडी कीजिए और हेल्दी रहिए, मन को शांत रखिए, ठीक है, एक्सरसाइजेस कीजिए। धन्यवाद सभी को।